किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक खेती किसानी के कुछ जरूरी, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं हर संभव जानकारी, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में आसानी हो सके, समय के साथ किसान भाई बदलाव करके अच्छा खासा उत्पादन ले सके। आज विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू पर हम बात करेंगे। जैसे कि समय के बदलते हुए आप कई देखते हैं कि खेती किसानी में कई बदलाव हो रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि खेती की जो ज़मीन है, जोत की जो ज़मीन है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। नए तौर तरीकों में बदलाव किए जा रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं। ऐसे समय के साथ किसान भाइयों को अपनी आमदनी को बरकरार रखने के लिए, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए ऐसे नए विकल्प तलाशने होंगे। ऐसे ही एक विकल्प के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिस विकल्प के जरिए किसान भाई न केवल अपनी खेती किसानी में परिवर्तन कर एक अत्यधिक आमदनी का जरिया बना सकते हैं, बल्कि इस विकल्प के जरिए आप जो उत्पादन ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार ले सकते हैं। तो क्या है वो विकल्प? वो विकल्प है मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन। कैसे मधुमक्खी पालन हमारे देश के किसानों को एक अत्यधिक आमदनी आज के समय में उपलब्ध करा रहा है, इससे जुड़े हुए किसान भाई कैसे अच्छी कमाई कर रहे हैं शहद उत्पादन में, और क्या कुछ संभावनाएं हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं जिससे जुड़कर आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं, आपको शहद उत्पादन कैसे करना है, और इससे जुड़ी तमाम बातों को आज विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अपने कुछ खास मेहमानों से, आपको हम रूबरू कराते हैं जो आपको इस विषय में जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सचिन सुरेश जी का। सर, आपका स्वागत है। आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं हनीबीज पॉलिनेटर्स ICR IRI से। इसके साथ ही हमारे साथ एक शहद उत्पादन में और मधुमक्खी पालन में महारत हासिल करने वाले एक एंटरप्रेन्योर हैं, विनय फोगाट जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विनय जी। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं डॉक्टर कुमार रंग KM। आप साइंटिस्ट हैं ICR पूसा से, और हनीबीज पॉलिनेशन पूसा न्यू दिल्ली में आपका ये डिपार्टमेंट है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से कैसे किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं खेती किसानी के अलावा, इसमें और क्या कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत शहद उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में विश्व का एक प्रमुख देश है। भारत का एक बड़ा भूभाग फसलों, सब्जियों, फल बागों, फूलों, जड़ी बूटियों और वनों आदि से आच्छादित है, जो प्रतिवर्ष फल और बीज के साथ ही मकरंद और पराग को धारण करते हैं। मधुमक्खी पालन की अच्छी बात यह है कि जिन किसानों की जोत छोटी है, वे खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस व्यवसाय को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मधुमक्खियां तो डंक मारती हैं। अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी है तो मधुमक्खी पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि देश के किन हिस्सों में कौन कौन से फूलों के मधु की उपलब्धता है। अगर आपको इसकी भौगोलिक जानकारी हो तो मधुमक्खी पालन आपके लिए मुनाफे का कारोबार हो सकता है। देश में जलवायु और फसलों की दृष्टि से मधुमक्खी पालन के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पर्वतीय और दक्षिण भारत के राज्य उपयुक्त हैं। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है। मधुमक्खी पालन के लिए जगह का चयन करने के लिए जरूरी है कि 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुतायत में हों, जिनमें पराग और मकरंद वर्ष भर मिल सकें। चुने गए स्थान पर तेज हवाओं का सीधा प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर स्थान पर छायादार पेड़ नहीं है तो वहां अप्राकृतिक रूप से छायादार स्थान बनाना चाहिए। नया लगाया हुआ बगीचा इसके लिए उचित है और ज्यादा घना बगीचा गर्मी के मौसम में हवा को आने जाने से रोकता है।
मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं, इन्हें डब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। बता दें कि मधुमक्खियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। ये न केवल शहद देती हैं, बल्कि परागण के जरिए हमारी खेती को समृद्ध करती हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी करती हैं। मधुमक्खियों और मधुमक्खी पालन व्यवसाय के महत्व को देखते हुए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को सरकार की ओर से भी काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की कि क्या कुछ मधुमक्खी पालन में संभावनाएं, जमीनी स्तर पर ये चीजें कैसे काम करती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सचिन जी का। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर सचिन जी, आज के समय में मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें, क्या इसकी आवश्यकता आन पड़ी है? किसान भाइयों को इसकी तरफ क्यों मुड़ना चाहिए? जो किसान भाई पारंपरिक तौर पर फसलें उगा रहे हैं, क्या उनको भी इसमें लाभ मिल सकता है? कैसे ये फायदेमंद एक व्यवसाय के तौर पर देखा जाए? धन्यवाद पुलकित। आप पूछ रहे हैं कि मधुमक्खी पालन क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी पालन परागण के लिए बहुत इम्पोर्टेंस स्रोत है और आप जानते होंगे कि 85% जो हमारे पौधे हैं उनका परागण मधुमक्खियों से होता है। इसका मतलब जो आपको हर दिन जो प्लेट पे मिल रहा है फल सब्जियां, वो परागण की वजह से आपको मिल रही है। और भारत सरकार, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। और अगर किसान अपने पारंपरिक खेती के साथ अगर मधुमक्खी पालन करता है तो उससे उसको शहद मिलेगा, रॉयल जेली मिलेगी, उसको पोलन मिलेगा, प्रोपोलिस और मधुमक्खी का जो वेनम होता है, तो इसके ऊपर काफी संभावना है। तो अगर किसान अपनी आय को दुगना करना चाहता है और अपने जो भी उसके पारंपरिक पौधे है, जो नए पौधे की जो फसल वो ले रहा है, उसमें परागण उसको अगर करना है, परागण से 30 से 100% तक के उत्पादन में आपको बढ़ोतरी मिलती है। तो मधुमक्खी पालन बहुत बढ़िया व्यवसाय उभर के आया है आजकल। जी, तो मधुमक्खी पालन से कितने अनगिनत फायदे यहाँ पर डॉक्टर सचिन जी ने गिनाए हैं, इसको भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर कुमारंग जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमारंग जी, अगर हम बात करें जो ये परागण की विधि बताई गई, इसके साथ साथ जो तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो हम मधुमक्खी पालन के जरिए बना सकते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं किसान भाइयों को क्यों उसकी तरफ रुझान करना चाहिए और क्या कुछ संभावना इसमें है? जैसे मधुमक्खी पालक जो है अपना जो शहद के उत्पादन के अलावा जो शाही रस है, जो रॉयल जेली है, बी पोलन है, प्रोपोलिस है, मोम है या बी विश है, इसके जो प्रोडक्शन करके मुनाफा ले सकते हैं। उसके अलावा जो किसान भाई अपने खेतों में मधुमक्खी को बॉक्स में रखने के वजह से भी उसका आय भी वृद्धि हो सकता है। जैसे जो शाही रस है, जो इसका जो प्रोपोलिस है, जो मार्केट में है बहुत अच्छा दाम से बिक जाता है। जो भी अभी मार्केट में इसका जो है वो कम है, आयात निर्यात कम है, मगर जो किसान इसको अच्छे तरह से प्रोडक्शन करके और इसको अच्छी तरह से संस्करण करके जो बाजार में बेच सकते हैं, उससे भी अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से मधुमक्खी पालन से किसान भाई लाभ ले सकते हैं। रुक करते हैं विनय जी का। विनय फोगाट जी हैं, एक ऐसे मधुमक्खी पालक हैं जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया इस क्षेत्र में, काफी दिन से काम कर रहे हैं। विनय जी, आपके अनुभव से हम जानना चाहते हैं, किसान भाई जो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, जो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, उनको क्यों जुड़ना चाहिए मधुमक्खी पालन से? हालांकि हमारे दो मेहमानों ने इसके बारे में जानकारी दी है कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपने मधुमक्खी पालन करना क्यों सोचा, कब से शुरू किया, आज आप कितना कुछ कमा पा रहे हैं, क्या कितना स्थापित आपने आपको किया, कितना आपने व्यापार को अपने बढ़ा चुके हैं? सभी किसान भाइयों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरा नाम विनय फोगाट है, गांव मलिकपुर, जिला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला हूं और करीब मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में करीब मुझे 25 साल का अनुभव है। मैं 15 साल की उम्र में ही जो है मधुमक्खी पालन के कार्य में लग गया था। और मधुमक्खियां जो है, जो
परंपरागत खेती करते हैं किसान, उनकी अतिरिक्त आय बढ़ाने का बहुत अच्छा स्रोत है। क्योंकि मधुमक्खी पालन से अकेला शहद ही नहीं, बहुत से अन्य उत्पाद मिलते हैं। जैसे शहद भी अलग अलग प्रकार के 15 से 20 प्रकार के मिलते हैं। साथ में एक बी प्रोबायोटिक बनती है या रॉयल जेली बनती है, या बी पोलन मिलता है। और मधुमक्खियों से हमें एक हनी मिड भी मिलता है। जैसे जो शहद होता है उसके अंदर ही नेचुरली एक ईस्ट होता है। अगर वो पानी के संपर्क में आए तो वो जो है फर्मेंट होके जो है हनी मिड तैयार हो जाता है उससे, जो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है। जो आजकल जो हम ये जो बहुत ज़्यादा यूरिया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, तो खान पान में जो है वो चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं जा पाती जिनकी हमें ज़रूरत है, और लीकी गट हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं तो शहद तो खाने को मिलेगा ही, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मधुमक्खियाँ किसान भाइयों को काटेंगे तो उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा, क्योंकि इसके जहर में मेलिटिन नाम का प्रोडक्ट पाया जाता है जो कि कैंसर, एड्स, गठिया भाव, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, इन सभी से बचाता है। और साथ में शहद का सेवन करेंगे तो ये जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक की सभी प्रॉपर्टीज शहद के अंदर हैं। और शहद जितना पुराना होता जाएगा उसके अंदर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो ये सभी स्वास्थ्य लाभ आप मधुमक्खी पालन से जुड़ के ले सकते हैं और आय भी बढ़ा सकते हैं। जी, तो ऐसे तमाम लाभ हैं जो आप मधुमक्खी पालन से ले सकते हैं। और जिस तरीके से विनय जी ने बताया कि 25 सालों का इनका अनुभव है, 25 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। डॉक्टर सचिन जी, शुरुआत करने की बात करते हैं। कोई किसान भाई अनजान है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से, आज हम उसको ये जानकारी देना चाहें तो कैसे शुरू करें, कहाँ से जानकारी लें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें ये सामान चाहिए, यहाँ से जानकारी लें। जैसे कई बार होता है कि कोई आपको उद्योग लगाना है तो फैक्ट्री देखिए, मशीन देखिए। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें, क्या शुरुआती चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिसको लेकर हम शुरुआत कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आप अगर ये जानना चाहते हो कि मधुमक्खी पालन के लिए, जैसे खेती के लिए आपके पास खेती होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है कि जो किसानों के पास खेती भी नहीं वो भी कर सकता है। जैसे माइग्रेटरी बी की भी हम करते हैं, आपके पास अगर 100 बॉक्सेस है, 1500 बॉक्सेस है, तो आप सिर्फ एक से दूसरे खेत में ले जा रहे हो। वहाँ परागन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, आपको आम के आम और गुटलियों के दाम जैसी बात हम करते हैं, आपको शहद भी मिल रहा है और आपको 3-3 महीने में फिर आपको जगह चेंज करनी है। और आपने पूछा कि क्या क्या जरूरत का, आपको क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको जो भी किसान करना चाहता है उसको ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यकता होती है। तो जैसे हमारी जो परियोजना है मधुमक्खी पालन एवं परागणकर्ता किट भारत सरकार के, हमारे पूरे भारत में 30 सेंटर्स है। तो करीब करीब हर राज्य में एक सेंटर है हमारा, और हमारे ICAR के 700 कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिले में भारत के। तो वहाँ यहाँ से किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं। 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग आयोजित किया जाता है। और एक KVIC जो संगठन है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, वो भी ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ किसानों को 10 बॉक्सेस भी दी जाती है। और इसमें भारत सरकार की हमारी ट्राइबल सपोर्ट प्लान है, SC/ST प्लान है, इसके साथ हमारे ICAR भी किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और किसानों को बॉक्सेस भी देते हैं। और करीब करीब इंडिया में जैसे 10 बॉक्सेस से आपने बी कीपिंग शुरू करना चाहिए। और अगर आप अच्छा 10 से 8 दिन का ट्रेनिंग लेते हो, बॉक्सेस लेते हो, तो आपको कई बैंक है जो आपको लोन भी देते हैं। काफी आपको फिर बी बॉक्सेस लेने पड़ते हैं, स्टैंड लेने पड़ते हैं। फिर एपीरे में आपको कुछ कटर्स की जरूरत पड़ती है, कुछ नाइफ्स की जरूरत पड़ती है। आपको ड्रेस पहनना पड़ता है मधुमक्खी पालन के लिए, क्योंकि मधुमक्खियां काटती भी है। तो कई प्रकार की रियायतें भारत सरकार दे रही है। और एक जो KVIC की जो एक योजना है उसमें एक फैमिली से एक आदमी, तो करीब करीब 18 से जो 55 साल का आदमी है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको 10 बॉक्सेस भी दिए जाते हैं। तो हर जगह जैसे जो भी किसान ये शुरू करना चाहता है, KVK जाए, कृषि विश्वविद्यालय वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क करे, या ICAR से हमें AICAR पे हमारी जो परियोजना है हमसे संपर्क करे। और हमारा नंबर भारत में कई क्षेत्रों में फैल चुका है, तो हमें किसानों के काफ़ी नंबर फ़ोन कॉल आते हैं और हम हमेशा उनको ट्रेनिंग देते हैं टाइम टू टाइम। जी, डॉक्टर सचिन जी, आपने बॉक्सेस का जिक्र किया। इन बॉक्सेस को थोड़ा समझाइए कि बॉक्सेस का प्रारूप कैसा होता है। 10 बॉक्सेस की बात की, 10 बॉक्सेस की कॉस्टिंग क्या आती है? कोई किसान भाई 10 बॉक्सेस से आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कुल मिलाकर अगर लागत की बात की जाए तो लागत इसमें किस प्रकार से काम करती है? और अगर 10 बॉक्सेस किसी को बढ़ाना है तो उसमें क्या कुछ खर्चा आता है? और उसमें क्या सरकार के द्वारा कोई योजना है जिसमें अगर आप लोन लेना चाहें या सरकार से कोई समर्थन चाहते हैं तो उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसा मैंने पहले बताया कि किसान अगर उसके पास सर्टिफिकेट है
कैसा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट जो भी ट्रेनिंग का, जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र दे रहा है, ICAR के संस्थान दे रहे हैं या कृषि विश्वविद्यालय दे रहा है, तो उसके ऊपर उसको जो भी जैसे हमारे फोगाट जी हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में 85% का अनुदान दिया जा रहा है। अगर मीन्स आपको, अगर आप 10 लाख रुपए का अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो 85 लाख तो अब 8.5 लाख तो आपको गवर्नमेंट ही दे रही है। तो हमने पहले बताया जो बॉक्सेस है 10 बॉक्सेस तो हम हमारे स्कीम से फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को देते हैं, और हर साल में 10 के 5 बॉक्स उसमें बढ़ते हैं, तो 10 के 15 हो जाएंगे, फिर 15 से आपके 25 हो जाएंगे, तो बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे। और बॉक्सेस की जो उसके साथ जो मधुमक्खियों के साथ जो बॉक्सेस मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो 4,500 से 5,500 तक एक बॉक्स की कीमत आती है, उस स्टैंड के साथ आपको दिए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कीमत ज्यादा हो, कुछ क्षेत्रों में कम भी कीमत पाई जाती है। तो किसान जैसे अपने संगठन है, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन बहुत आसानी से कर सकता है। जी, डॉक्टर कुमार नाग जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कुमार नाग जी, इन बॉक्सेस की अगर जब बात कर रहे हैं, इन बॉक्सेस की देखरेख किस प्रकार से की जाती है? क्या इनको समय समय पर सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई की जरूरत पड़ती है? इन बॉक्सेस का कितना बड़ा रोल होता है मधुमक्खी पालन में और शहद उत्पादन के क्षेत्र में? जो शहद उत्पादन में जो कॉलोनी हम सेलेक्ट करते हैं, जो बॉक्सेस हम सेलेक्ट करते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। जो बॉक्सेस हम कहीं से भी लेते हैं उसको हम BS स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मानक मापक दंड से बना हुआ हो, या जो अच्छे स्रोत में मिलना चाहिए। और जो मधुमक्खी मौन वंश हम खरीदते हैं उसको भी हम ऐसे जांच करना चाहिए, उसमें कोई कीट ना हो, कोई डिसीज ना हो। कहीं क्या हो जाता है, जब जो मौन पालक अपना मौन वंश खरीदते हैं, उसमें कई जो मौन वंश खरीदते हैं उसमें कीड़ा और इसका रोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है जो मौन वंश हम खरीदते हैं उसका जांच करना चाहिए, वो रोग से या कीट से मुक्त होना चाहिए। जो बॉक्सेस हम खरीदते हैं और उसमें अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरीके के उसको प्रावधान करना चाहिए और मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अलग अलग ऋतुओं में हम मौन बॉक्स को अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे जो समर सीजन में है, जो बॉक्स को हम चाव के अंदर रखना चाहिए जो मधुमक्खी के आसान हो, और जो एपियरी में जल प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा जो है, जो वर्ष ऋतु में मधुमक्खी जो बॉक्सेस को हम अच्छी ऊपर जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो और नमी ना जम जाओ। उस जगह पे क्या होता है, जब नमी जम जाता है उसमें रोग या कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा जो है, जो भी कीट या रोग आता है उसको हम ठीक से प्रबंधन करना चाहिए। जो दूसरा जो है, जब भी मौन वंशन बढ़ जाता है उसमें जो है उसको जगह देना चाहिए, जो उसमें ब्रूड चैम्बर और सुपर चैम्बर रहता है। जब भी मौन वंशन बढ़ जाता है उस टाइम जगह देना चाहिए। जैसे शहद इकट्ठा करने का टाइम में जो ज़्यादा उसमें जगह देना चाहिए। दूसरा जो है, जो अच्छे टाइम पे जब शहद का जो पका हुआ शहद को हमको निकालना चाहिए। जब जी कुमार नाग जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि किस तरीके से इनका बॉक्सेस की देखरेख करनी चाहिए और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। विनय जी का रुख कर लेते हैं। विनय जी, अगर बात करें आपके शुरुआती मधुमक्खी पालन के करियर की, तो आपने भी क्या ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग कहाँ से ली, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सिखाया गया? और बात करें जो शुरुआती एंटरप्रेन्योर हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से मान लीजिए मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कौन सी गलतियां हर मधुमक्खी पालन करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, और आप अपनी गलतियों से क्या सीख देना चाहेंगे कि ये गलतियां जो मधुमक्खी पालक भाई जो नए इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं वो ना करें, ताकि उनको और अच्छा उत्पादन मिल सके और वो अच्छा आगे बढ़ सके? सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि करीब मैंने जब मधुमक्खी पालन की शुरुआत की तो मेरे पास करीब उस टाइम 200 मधुमक्खी के बॉक्स थे, और आज के दिन की बात करें तो करीब 1150 मधुमक्खी के बॉक्सेज हैं मेरे पास। और इसमें जो है करीब एक साल में मैं 40 टन के आसपास शहद का उत्पादन कर लेता हूं, और कोशिश करता हूं इस सारे शहद को खुद बेच सकूं। किसान भाई जो नए मधुमक्खी पालक हैं वो इस क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ का गौर करें कि जो मार्केट है वो सभी के लिए खुली है। आप अपना गुणवत्ता का शहद निकालिए और उसको खुद बेचिए, ताकि उसकी जो कॉस्ट आ रही है और जो भी आप उसका प्रॉफिट रखना चाहते हैं वो आप जो है उसका निर्धारण आप खुद कर सके, ताकि इसमें घाटे की गुंजाइश ना रहे। और इसमें मधुमक्खी पालन में एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि
बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है स्प्रे का प्रचलन बढ़ गया है, ड्रोन से भी स्प्रे हो रहे हैं, तो इससे मधुमक्खियां बहुत ज़्यादा मरती हैं। तो किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर जो जंगलों में फूल खिलते हैं या पहाड़ी इलाकों में फूल खिलते हैं वहाँ पर मधुमक्खियां लगाएंगे तो वो उच्च गुणवत्ता का शहद निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं हिमाचल का, कश्मीर का ही जिक्र करूं, जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच पाता वहां पर मधुमक्खियां उड़कर जाती है उन गुणवत्ता के फूलों पर, वहां से शहद जो है लेकर आती हैं। और ये शहद इतना ज़्यादा लाभकारी है कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे विनय जी ने बताई है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है जानकारी, और जानकारी आपको मिलेगी कृषि विज्ञान केंद्र से। तो बिना ट्रेनिंग लिए आप इस क्षेत्र में आगे ना बढ़ें, और ट्रेनिंग लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर आप अच्छा खासा काम कर पाएंगे, अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे और सही तरीके से अपने उत्पाद को बाजार तक, अपने कस्टमर्स तक पहुँचा पाएंगे। जानकारियों का सिलसिला और भी आगे जारी है, कुछ और खास बातें जाने के लिए, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर सचिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सचिन जी, जिस तरीके से बातें हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बॉक्सेस की देखरेख करनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप प्रति बॉक्स जो उत्पादन है वो कितना निर्भर करता है और कौन सी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल कर, जैसे विनय जी ने बताया कि साल भर में वो 40 टन का उत्पादन कर लेते हैं। अगर बात करें एक आम किसान की जिसने शुरुआत की है, तो प्रति बॉक्स कितना उत्पादन मिलना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाकर किसान भाई प्रति बॉक्स उत्पादन को अपने बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने पुलकित जी। जैसा कि प्रति बॉक्स, जैसे अभी 20-25 साल पहले काफ़ी फ्लोरा अभी कम हुआ है, जैसे छिड़काव हो रहा है, तणनाशकों का हो रहा है, कीटनाशकों का हो रहा है, तो काफ़ी फ्लोरा कम हो गया है। तो मधुमक्खियों का जैसे उत्पादन है जो कम हो गया है। लेकिन एक बॉक्स से पहले जैसे 50 किलो हनी एक साल में निकलता था। 50 किलो हनी, फिर आपको 8 किलो आपको मिलता था पोलन, 800 ग्राम आपको वैक्स मिलता था, फिर उसमें प्रोपोलिस करीब से 300 मिलीग्राम, 300 ग्राम, फिर उसमें करीब करीब आपको आधा ग्राम का आपको वेनम भी मिल जाता था। तो ये जो है, और मैंने जैसे बताया कि हनी के रेट जैसे अभी हमारी चल रहे हैं, जैसे मार्केट में 300 या 450 रुपये प्रति किलो आ रहा है, लेकिन जो किसान जो बेचता है उसको करीब करीब 120 से 150 रुपये प्रति किलो मिलता है। लेकिन रॉयल जेली का
20 से 30 हजार रुपये प्रति किलो रेट है, और उसमें वेनम का रेट 20 हजार रुपये प्रति ग्राम है, और वैसे वैक्स है, वैक्स 1000 रुपये किलो तक बेचा जाता है। तो हनी नहीं, काफ़ी उत्पाद है हनी के। और मैंने जैसे बताया पॉलिनेशन, वो हम जानते ही नहीं है। पॉलिनेशन से भारत सरकार को और इंडियन एग्रीकल्चर को एक साल में करीब 1,50,000 करोड़ रुपए एक साल में कंट्रीब्यूट करता है पॉलिनेशन ने भी, और किसानों को बिल भी नहीं देती हो, तो आपके खेत में आके कर देती है। लेकिन आजकल जैसे भिन्न प्रकार के जो छिड़काव हो रहे हैं, तो जैसे ही लास्ट ईयर भी देखा गया है, जैसे जम्मू कश्मीर और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से किसान राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बॉक्स लेके आते हैं जब सरसों का सीजन होता है। तो राजस्थान में कुछ मॉर्टेलिटी मिली थी, तो उसमें फिर हमने हमारी टीम भेजी, देखा कि क्या उसके क्यों मरी है मधुमक्खियाँ। तो वहाँ पर ये ज़रूरत है कि जो किसान जिसके खेतों में आपने बॉक्स लगे, वो आपको बताएगा कि वो छिड़काव कब कर रहा है। अगर छिड़काव सुबह करे, अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने के पहले या सूरज निकलने के बाद, तो मधुमक्खियों का मॉर्टेलिटी कम होती है, और जो मधुमक्खी पालक है वो अपनी कॉलोनी रात को बंद करके रखता है फिर। तो ऐसे कुछ सावधानियाँ भी मधुमक्खी पालकों को और किसानों को भी रखनी चाहिए। जी विनय जी, जैसे समस्या आपने बताई, ये समस्या काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। क्या समन्वय कैसे बिठाया जाए ताकि जो मधुमक्खी पालक भाई हैं उनको भी दिक्कत ना आए, किसान भाई समय पर अपनी छिड़काव भी दवाइयों का कर सकें, और जैसे हम देख रहे हैं ड्रोन का प्रयोग हो रहा है और नई नई तकनीकें आ रही हैं, इससे भी क्या मधुमक्खी पालकों को दिक्कत होती है? और अगर दिक्कत हो रही है तो आपसी समन्वय किस तरीके से बैठाना चाहिए? जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, अगर कोई मैसेजिंग देना चाहें, कोई उदाहरण देना चाहें, कोई समाधान आप बताना चाहें कि इस तरीके से अगर हम करें तो ना आपका नुकसान होगा ना हमारा नुकसान होगा। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा, जैसे मधुमक्खी पालन में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत, एक तो ट्रांसपोर्ट की आती है, उसमें बीच में जो है चेक पोस्ट होती है, वहाँ पे पुलिस वाले परेशान करते हैं। जबकि मधुमक्खी को जब लोड किया जाता है माइग्रेशन के लिए, तो उसको कम से कम समय में जो है प्लांट किया जाता है दूसरी जगह पे, जो भी आपने चिन्हित की है। ये मधुमक्खियाँ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं, जो कि हवा से भारी होती है, और गेट बंद हो जाता है, तो उससे जो उनका मरने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको जो है सरकार को थोड़ा सा एक ये करना चाहिए कि भाई इनको जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में परेशान ना किया जाए, क्योंकि ये अति संवेदनशील जो है चीज़ है। और दूसरा, ये यूरिया पेस्टिसाइड का जो चलन इंसेक्टिसाइड का बढ़ गया है, तो उसमें थोड़ा सा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भारत सरकार को भी इसकी तरफ जो है रुझान करना चाहिए कि ये जो मित्र कीट है, ये जो फसलों को बहुत ज़्यादा जो है पोलिनेट करता है। जैसे सरसों की ही फसल की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है ये फसलों की पैदावार बढ़ा देती है, और सल्फर के कंटेंट को जो है सरसों के ऑयल में बढ़ा देती है। तो इससे जो है, अब मान लीजिए हम जंगलों में मक्खियों को लगा दें, तो जो फसलें हैं उनका पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें सरकार को जो है ना, नए नए शोध होते हैं, जो फूल है, फूल के अंदर नेक्टर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, पोलन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, और इसमें जो है किसान भाइयों को भी जागरूक होना चाहिए। वो भी जो है जो मधुमक्खी पालक है, उनके आसपास मधुमक्खियाँ रखता है, तो उनको इतना ज़्यादा परेशान करता है कि आप मक्खियों को उठा लो, नहीं तो ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, इन मक्खियों को जो है पानी में फेंक देंगे या आग लगा देंगे। तो उनको जागरूक होना चाहिए, ये उनकी बहुत अच्छी जो है मित्र कीट हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जो है या तो रात के समय स्प्रे करनी चाहिए या अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, जो कि मोर्टेलिटी कम होती है। बिल्कुल ठीक है ये चीज़, मैं सहमत हूँ। लेकिन फिर भी जो है, मान लीजिए आपने रात में स्प्रे की या सुबह स्प्रे की, तो उसमें जो है जो फूल होता है उसमें नेक्टर है, पोलन है, उनमें कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का थोड़ा बहुत मात्रा आ जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता घटती है। तो इसमें जैविक खेती को अपनाना चाहिए, प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए, किसान भाइयों को जागरूक होना चाहिए। जो एडवर्टाइज के माध्यम से बहुत ज़्यादा ये चलन दिखाया जाता है कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, इससे सारे जो है रोग हैं वो फसल के दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान भाइयों को समन्वय बैठाने के लिए इस प्रकार के काम करने चाहिए, जिससे कि दोनों का फायदा हो। और जिस तरीके से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए भी किसानों को सरकार कई माध्यमों से प्रोत्साहित करती है, तो किसान भाई इसके बारे में भी आप जानकारी लेकर इस तरह की खेती में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर सचिन जी, आपका रुख करते हैं। बात हो गई बॉक्सों की,
समन्वय किस तरह से बिठाना है बाकी किसानों के साथ, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो समस्या है उसका भी समाधान हम उम्मीद करेंगे हो जाएगा समय के साथ साथ। अगर बात करें और किसानों की, इसके साथ साथ हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि किसानों को मधुमक्खी काटने से कई बार समस्याओं से सामना करना पड़ता है। कितना ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसान भाइयों को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, चेहरे को ढक के रखना चाहिए, हाथ को ढक के रखना चाहिए, और कौन कौन से प्रोटेक्टिव वो ग्लव्स हैं या फिर क्लोथिंग है, और वो उसकी लागत क्या आती है? क्या वो भी ट्रेनिंग के माध्यम से जब बॉक्स दिए जाते हैं तो वो भी दिया जाता है सरकार द्वारा ही? जब किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोटेक्टिव गियर भी दिए जाते हैं और ये कई स्थानों पे उपलब्ध है, और जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट इस पे भी मिल जाते हैं। जैसे बी वेल, आपको सबसे पहले जो कैप पहननी है ऊपर सर के ऊपर, जैसे हेलमेट पहनते हैं तो यहाँ पे जाली होती है आपकी आंखों के सामने, क्योंकि मधुमक्खियां जब गुस्सा हो जाती है तो आपकी आंखों को, ओठों को नाक के ऊपर ही काटने की कोशिश करती है। तो आपको प्रोटेक्टिव एक कोट भी मिलता है सफेद कलर का, उसमें हैंड ग्लोव आते हैं, गमशू आते हैं। लेकिन जो हम उत्तर भारत में एपिस मेलिफेरा का जो हम पालन करते हैं, जो इटली से हम 1962 में आई थी, ये कम काटने वाली मधुमक्खी है। और लेकिन जो किसान, जैसे हम ज्यादातर किसान, हमारा जो किसान है वो शहद पालन के लिए व्यवसाय करता है, मधुमक्खी पालन। लेकिन कुछ किसान जैसे पंजाब में, और हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मधुमक्खी से जो जहर निकलता है उसको बी वेनम बोलते हैं हम, ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है आर्थराइटिस के अगेंस्ट, और इस पे काफी शोध हो रहा है, और जो इसको रीढ़ की बीमारी है उन लोगों को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। तो जो किसान अगर वेनम के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है मधुमक्खी पालन का तो वो मधुमक्खियां काफी गुस्सेल हो जाती है और वो ज्यादा काटती है। तो उस किसानों को जो वेनम के लिए यूज कर रहे हैं मधुमक्खी कॉलोनी, तो उसको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हमेशा पहनना ही चाहिए। और ये काफी ज्यादा महंगे नहीं है, कपड़े के क्लॉथ होते हैं, ये कैप पहनना है उसको। फिर आपको अगर डेली अगर ज्यादा किसान, जैसे हम जो कॉलोनी हम डेली हम देखते हैं तो हम कुछ नहीं पहनते क्योंकि आदत हो जाती है, और एक दो मक्खी काटने से भी पालक, जैसे फोगाट जी बताएंगे आपको, उनको तो डेली 4-5 मधुमक्खियां काटती होगी लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता होगा क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो ये है जो हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनको ये प्रोटेक्टिव गियर देते हैं, और जिनके पास नहीं हो आराम से मार्केट से ले सकते हैं। जी डॉक्टर सचिन जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम ये भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसान भाई इससे जुड़ें, लेकिन इसमें ये भी होता होगा कि कौन से किसान इसके लिए उचित हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है या किसी को कोई एलर्जी है, तो क्या वो किसान भाई मधुमक्खी पालन ना करें? जैसे कहा जाता है कि जिसको श्वास की समस्या है वो इससे दूर रहे, हृदय रोग है, अस्थमा है, वो मधुमक्खी पालन से दूर रहें, या और कोई बीमारी है तो वो किसान भाई से दूर रहें। क्या ऐसी भी कोई अवस्था है कि ये किसान कर सकते हैं, ये किसान नहीं कर सकते हैं? हर किसान मधुमक्खी पालन कर सकता है। मधुमक्खी पालन करने से जो भी मधुमक्खी के साथ रहता है उसके कभी भी स्ट्रेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई आदमी है जो किसान है या आप है जैसे मैं हूँ, किसको कीड़ों से ही डर लगता है, तो ऐसा किसान ना करे। लेकिन ये रिसर्च में पाया गया कि जो मधुमक्खी कॉलोनी के पास होता है उसको बी थेरेपी बोली जाती है। आपको बी कॉलोनी के स्मेल दिए जाते हैं, आपको बी बॉक्सों पे सुलाया जाता है। यूरोप में 1000 यूरोज 1000 जो उनके पाउंड्स है वो आपको चार्ज किए जाते हैं आपको एक घंटा उस कॉलोनी के साथ रहने के लिए। तो उससे काफी आपको रिलैक्सेशन होता है, माइंड आपको फ्री रहता है, आपको मेडिटेशन के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए काफी आपको फायदा मिलता है। लेकिन जिसको भी अगर कीट पसंद ही नहीं, मधुमक्खी पसंद है, वो ना करे। लेकिन हर कोई कर सकता है, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं कि किसको कुछ बीमारी हो ना करे करके। जी विनय जी, आपका रुख करते हैं। बॉक्सेस की बात हो गई, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात हो गई और तमाम पहलुओं पे बात हो गई। इसके अलावा और कौन से जरूरी उपकरण हैं जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में किसान भाइयों के होने चाहिए और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे मधुमक्खी पालन है उसमें एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो सिंगल बॉक्स होता है उस पर आप मधुमक्खी पालन ना करें, सुपर चैम्बर का जो है इस्तेमाल करें। तो जब भी आप बॉक्सेस परचेज करें या सब्सिडी पर ले रहे हैं तो सुपर चैम्बर साथ में ज़रूर लीजिए। और साथ में जो है जो बी वैक्स होता है उसी की सीट से तैयार होना चाहिए उनका छत्ता, जिससे कि वो जो रानी मधुमक्खी है, जैसे बुक्स में भी दिया गया है कि भाई एक दिन में 2,500 से 4,000 अंडे देती है। तो अगर उस वैक्स से वो सीट बनी होगी तो उसी में वो अंडे ज़्यादा देगी। और मधुमक्खियाँ इतनी अच्छी सिखाने की, मतलब एक तरह से समाज की शिक्षक हैं कि जो पहला बच्चा निकलता है मधुमक्खी का, वो पहली खुराक लेकर ही जो है काम करना शुरू कर देता है। और जब इनकी मौत नज़दीक आती है तो इनको पहले ही आभास हो जाता है कि अब आप मरने वाले हो, तो 4 साथी उठाकर बाहर ना फेंकें। इससे अच्छा वो खुद ही जो है बाहर जाकर जो है अपनी जान दे देती हैं।
तो इसमें एक तो सुपर चैम्बर का और दूसरा बी कीपर्स को एडवांस ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे रानी मधुमक्खी को हम जो है तैयार कर सकते हैं। जो क्वीन रेयरिंग की बात है, क्वीन रेयरिंग किट लीजिए आप और रॉयल जेली भी निकालिए। आपके पास सभी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप खुद भी प्रयोग कर सकें। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में आपने सुना है, उन्होंने जीवन भर प्रयोग किए हैं, तो एक आम किसान भाई भी प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने प्रयोग किए मधुमक्खियों से मैंने जो है बी ब्रेड तैयार किया, बी प्रोबायोटिक तैयार किया और उसमें जो है एक नया उत्पाद जैसे हनी मिड को तैयार किया है हमने, और रॉयल जेली से जो है ये बी प्रोबायोटिक को जो है तैयार कर रहे हैं। और साथ में ये एक नया उत्पाद जैसे बी प्रपोलिस टिंचर, ये भी जो है दमा के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो नई वो क्या बोलते हैं, तो आपका जो है समय आपका इंतज़ार कर रहा है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आप आइए और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मुश्किल परेशानियां तो हर चीज़ में आती हैं, लेकिन आप एक नई सोच के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर कुमार नाथ जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार नाथ जी, अगर हम बात करें मौजूदा समय की, हम देख रहे हैं मानसून लग चुका है। जैसे मानसून लग चुका होता है तो क्या जो मधुमक्खी पालक हैं उनकी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, और मानसून के दौरान भी क्या हम खुले में जो बॉक्सेस हैं उनको रखें या फिर किसी नेट या किसी शेड के नीचे मधुमक्खी की जो बॉक्सेस हैं उनको रखा जाता है? मतलब मानसून सीजन में किस प्रकार से आप देख रेख करें, किस प्रकार से सावधानियाँ बरतें? मानसून सीजन में मधुमक्खी पालकों के लिए ये चुनौती है। इस सीज़न में क्या हो जाता है, जो बारिश जिस इलाके में बारिश ज़्यादा होता है उस इलाके में मधुमक्खी अपने छत्ते छोड़ के नहीं जाता है। उस टाइम में जो है उसका जो मकरंद है, पराग स्रोत है, उसको हमको ज़रूरी ध्यान में रखना चाहिए। जिस टाइम में मधुमक्खी बाहर नहीं निकलते है उस टाइम में हमको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उनको जो कृत्रिम भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। जो कृत्रिम भोजन में हम जो शुगर सोल्यूशन है उसको फीडिंग करना चाहिए। जो पराग स्रोत के लिए पोलन सब्स्टिट्यूट या पोलन सप्लीमेंट इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरा जो है इस टाइम में रॉबिंग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। जो दूसरा मक्खी है, दूसरा जो स्ट्रांग कॉलोनी है, जो वीक कॉलोनी को अटैक करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो उस टाइम में हम क्या करना है, उस टाइम में हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम कृत्रिम फीडिंग करते हैं या इस टाइम में जो चाशनी शुगर चीनी का चाशनी जो है उसको गिराना नहीं चाहिए। जो वीक कॉलोनी का स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको फीडिंग करना चाहिए। जैसे उसमें 4 फ्रेम है, 4 फ्रेम के हिसाब से हमको फीडिंग देना चाहिए। जो फीडिंग उसमें बच जाता है उसका फर्मेंटेशन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है और जो स्ट्रांग कॉलोनी है उसको अटैक कर देती है। दूसरा जो है इसमें जो फ्रेम में उसमें मक्खी नहीं है, जो काली रह जाता है उसको निकाल के अलग से स्टोर करना चाहिए। जो काली चत्ता को हम बॉक्स में रखेंगे उस टाइम में उसमें जो मोम पतंग है उसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो काली चत्ता है उसको निकाल के अलग से स्टोर करना चाहिए जी। दूसरा जो है उसमें जो बाकी जो है उसमें जो कृत्रिम भोजन है उसमें वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उसमें पोलन सप्लीमेंट या पोलन सब्स्टिट्यूट उसको हम इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ चीनी का चाशनी पिलाने से जो कॉलोनी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो चीनी का चाशनी है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, हमको प्रोटीन का सोर्स भी देने का ज़रूरत रहता है। उसके लिए हम पोलन सप्लीमेंट या पोलन को जो पिछले सीज़न में हम जो पोलन इकट्ठा करते हैं उसको पीस के उसको थोड़ा सा हल्का सा चट्टे में भर के उसको अलग से थोड़ा सा चीनी का सोल्यूशन उस पर स्प्रे करके कॉलोनी के अंदर देना चाहिए। उसके वजह से जो है ब्रूड ग्रोथ अच्छा हो जाता है और कॉलोनी का स्ट्रेंथ है जो बरकरार रखता है। इन सबको ध्यान में रखना चाहिए जो जी। तो मानसून के सीजन में भी अगर जो मधुमक्खी पालक भाई अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं अगर, तो इस प्रकार का समाधान करके आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, उनकी खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं, उनकी देखरेख की व्यवस्था इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ,
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और आज हम बात कर रहे हैं कैसे मधुमक्खी पालन से किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, खेती किसानी के साथ साथ अन्य आय का स्रोत बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन के एक ऐसा विकल्प है। डॉक्टर सचिन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सचिन जी, तमाम पहलुओं के साथ अगर हम बात करें जगह के चुनाव को लेकर, हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये जगह बहुत अच्छी है मधुमक्खी पालन को लेकर, यहाँ आने वाले कुछ समय तक हमें समस्या नहीं होगी, और एक जगह जो हमने चिन्हित कर ली है वो कितने समय तक उपयुक्त रहती है कि यहीं पर हम कर सकते हैं, माइग्रेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, और माइग्रेशन किन किन स्थितियों में करना पड़ता है, माइग्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए? सबसे पहले जब भी हम स्थानों का निर्णय करते हैं तो जंगल के पास जगह होनी नहीं चाहिए। आजकल जो भी माइग्रेटरी जो बी कीपिंग है उसमें ग्रीन बी ईटर बर्ड ऐसे बहुत सी प्रजाति है जो हरे बर्ड की है, जो पंछियों की है, वो जो बीज एक्चुअली पोलन और नेक्टर कलेक्ट करने जाती है वहाँ हवा में उसको पकड़ के खा जाती है। और ज़्यादा टेलीफोन जो बूथ है या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स है, लाइन्स, उसके नीचे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीन बी ईटर बर्ड है इसके ऊपर ही बैठ के आपके कॉलोनी की तरफ देखते हैं और जैसे मक्खियाँ निकलती है उनको मारती है। और माइग्रेटरी जो बी कीपिंग करते हैं वो हमेशा खुले स्थान पर ही बी कीपिंग नॉर्मली हमारे बॉक्सेस रखते हैं। स्थानों का चयन ऐसा करें कि जो ऊंचे स्थानों पे हो, जहाँ पानी न जमता हो, और हमेशा जैसे अगर अप्रैल के बाद अगर आपकी कॉलोनी रखते हो आप अप्रैल मई में तो काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, तो आपको हमेशा पानी का स्रोत जहाँ है वहाँ रखना चाहिए, और नहीं तो फिर आपको उनको पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। गमलों में पानी रखो या प्लास्टिक ट्रे में रखो, क्योंकि उनको वो पानी जो कलेक्ट करके ले जाती है उसका छिड़काव करके वो टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन करती है। तो बी कीपिंग आपने ये भी बताया था कि कॉलोनी ऐसी जगह रखी कि वहाँ पे एक पूरे साल तो आपको फ्लोरा मिलेगा नहीं, तो ज़्यादातर उनको जैसे सालों में 8-9 महीने या 6 महीने उनको ऐसे पौधे मिले जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मकरंद हो और पर्याप्त मात्रा में पोलन हो। और जैसे ही अगर आपका पोलन और मकरंद खत्म हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि अभी 6 महीने हमें नहीं मिलेगा, तो आप अपनी कॉलोनी जैसे उत्तर भारत से हम उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से हम प्लेन में लाते हैं विंटर में, और विंटर जैसे ही खत्म हो जाएगी तो हम वापस हिमाचल और उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे भारत में करीब करीब अभी 4 लाख बी पालक है और करीब करीब 35 लाख हमारे पास बी कॉलोनी है, 30 to 35 लाख। और मधु क्रांति पोर्टल है नेशनल बी बोर्ड का, उसमें हमने करीब करीब 19 लाख कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन किया है और करीब करीब 18 या 20 हजार मधुमक्खी पालों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो मैं सभी बी पालकों को, मधुमक्खी पालकों को बताना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हो कि आपके पास अगर गवर्नमेंट की जो योजना है वो जानी चाहिए, तो आप जो भी मधुमक्खी जो पोर्टल है एनबीबी का, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए। और इंडिया में जो एक अनुमान है, हमारे पास करीब करीब 20 करोड़ कॉलोनियाँ होनी चाहिए, जो हमारा भौगोलिक हमारी परिस्थिति है और हमारा जो क्षेत्र है, हमारे भिन्न प्रकार के हम जो पौधे लगाते हैं। और आपने देखा कि हमारे पास 1 करोड़ भी कॉलोनियाँ नहीं है। तो आने वाले 20-30 सालों में बी कीपिंग काफ़ी बढ़ने वाली है। जैसे मैंने बताया कि 50 साल पहले और हमारा 10-15 साल पहले हम 50,000 टन ही हमारा प्रोडक्शन था हनी का, और आज हम 1,80,000 मीट्रिक टन तक का हनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें से 1 लाख मीट्रिक टन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी श्रेय इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, उन्होंने नेशनल बी मिशन की स्थापना की। एनबीबी को जाता है, ICAR के इंस्टीट्यूशन, और सबसे महत्वपूर्ण बी पालकों को जाता है जो मधुमक्खी पालक है। आपकी वजह से ये हमने हासिल किया है। जी डॉक्टर सचिन जी, जैसे
तरीके से आपने जिक्र किया, जो आपने आंकड़े दिए कि हमें इतना लक्ष्य हमारा होना चाहिए, इतना हम कर पा रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह रही है? क्या हम मैसेजिंग नहीं कर पा रहे हैं? जबकि इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं, इतना अच्छा खासा मुनाफा है, इतनी सारी संभावना है, किसान भाई क्यों पीछे रह जाते हैं? और हमें क्या बदलाव करने हैं और क्या प्रयास करने चाहिए जैसे किसान भाई और जुड़ सकते हैं? बात आपने करी कि 1 करोड़ कॉलोनियां भी हमारे देश में नहीं है, हमारा लक्ष्य है 20 करोड़ का, तो और क्या प्रयास करने चाहिए जैसे किसान भाई और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें? देखो, एक्चुअली जैसा हम चाहते हैं ना, हम 10 साल पहले 50,000 मीट्रिक टन तक थे प्रोडक्शन, अभी 2 लाख के पास हम पहुंच रहे हैं, और दुनिया में हमारा दूसरा नंबर है प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट में चौथा नंबर है। पहला नंबर चाइना का है, चाइना 4.5 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है। चैलेंजेस ऐसा है कि हम अभी भी मधुमक्खी पालन को सिर्फ हनी प्रोडक्शन के लिए सोच रहे हैं, हमें उससे आगे जाना है। पॉलिनेशन, कस्टम हायरिंग, जैसे बी बॉक्सेस, जैसे भी फोगाट साहब ने बताया कि एप्पल की पॉलिनेशन, आपको जब एप्पल खाते हो, एप्पल इसलिए खाते हो कि आप, और आम भी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन आपको मधुमक्खी ने किया है। अगर मधुमक्खी आम के पौधों पे या एप्पल के पौधे पे नहीं जाएगी तो आपको फल ही नहीं मिलेगा। तो किसानों को 2,500-3,000 रुपए प्रति बॉक्स दिए जाते हैं कि उनकी कॉलोनी उनके खेतों में रखी जाए पॉलिनेशन के लिए। तो ये क्षेत्र बढ़ने वाला आगे सालों में। फिर रॉयल जेली की हमारी टेक्नोलॉजी रेडी है, ICR की, वो आएगी। बी पोलन, जैसे कोकोनट का पोलन आ रहा है, मस्टर्ड का पोलन आ रहा है, तो 20,000 रुपए प्रति किलो से पोलन बेचा जा रहा है, लेकिन इसको इंडिया में भी मार्केट नहीं है। तो जैसे जैसे मार्केट आएगा, और सबसे बुरी बात ऐसी है कि प्रोडक्शन पर केजी पर कैपिटा, जैसे मैं प्रकल्प समन्वयक बन गया मधुमक्खी पालन परियोजना का भारत सरकार के, तब से मैंने हनी खाना शुरू किया, नहीं तो मैंने हनी कभी खाया ही नहीं था। तो हमारा पर पर्सन कंजप्शन 35 ग्राम है एक साल में एक आदमी का, और बाकी के देश 3-3, 4-4 किलो एक आदमी एक साल में खा रहा है। तो जब डिमांड जहां होगी वहां पे सप्लाई वहां होगी जहां डिमांड ज्यादा है, तो आपको अपना पहले कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। यही मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर सचिन जी ने ये उठाई है कि हमारे देश में कंजम्पशन भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। सिर्फ किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपनी मांग को नहीं दर्शाएंगे, तो किसान भाई इसके तरफ क्षेत्र में कैसे बढ़ेंगे? तो हमारी भी भूमिका बनती है। हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि हम भी शहद की तरफ अपना एक रुझान बनाए, उसके से। और एक बात बोलनी थी, अगर आपकी परमिशन है तो, जो जैसे फोगाट साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, काफी 25 साल से बी कीपिंग कर रहे हैं, जो हमारे कंज्यूमर है उनके मन में गलत धारणा है कि जो हनी जमता है वो उसमें शुगर डाली है। इंडिया का जो 99% जो हनी है हमारे, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, फ्रुक्टोज की कम होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। वो जो क्रिस्टलाइज होता है वो असली हनी होता है। जरूरी नहीं है जो उसमें शुगर जो बाहर से डालते हो वो भी जम जाता है, लेकिन जो किसानों से आप ले रहे हो अच्छे जो कारक और जम जाता है तो 100% वो शुद्ध है। थोड़ा धूप में रखिए या थोड़ा गर्म पानी में रखिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। जी, तो ये सारी बातें तो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में बात वही महत्वपूर्ण होती है कि जब किसान भाई कोई फसल उगाता है या फिर कोई शहद उत्पादन करता है, तो उसका फायदा तभी होगा जब मार्केट में उसकी मांग हो और हम किसान भाइयों का समर्थन कर सकें, मधुमक्खी पालक जो भाई हैं उनका समर्थन कर सकें। और जब मांग की बात आती है तो मार्केट की बात आती है, और मार्केट की बात आई है तो इसको भी समझ लेते हैं। विनय जी, आप इतने बॉक्सेस के साथ उत्पादन कर रहे हैं, बात मार्केट के रीच आउट की करें, किसान भाइयों के लिए, मधुमक्खी पालकों के लिए ये भी एक चुनौती होता है कि शुरुआत में मार्केट को कैसे रीच आउट करें, समझे कैसे कि हमें अपने दर्शक को समझाना है और उनको बताना है कि ये हमारा जो शहद है वो आपके लिए उपयुक्त है। और एक धारणा और भी बनी होती है मार्केट में, जब शहद बेचने के लिए कोई जाता है बाजार में या शहद लेने जब जाते हैं, तो ये धारणा रहती है कि उसमें चाशनी मिला दी गई है, ये असली शहद है कि नकली शहद है। ये भी एक कंज्यूमर के मन में धारणा बनी रहती है। तो असली शहद की पहचान कैसे करें, और मधुमक्खी पालक के नजरिए से अगर देखें तो वो बाजार में जब अपने शहद को लेके जाएं, मैसेजिंग करने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट दिखना कैसा चाहिए, ये चीजें कितनी मैटर करती हैं, और इसमें किसान भाई क्या काम करें? सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में 99% तक जो बड़ी बड़ी ब्रांड का शहद उपलब्ध है, सभी में कॉर्न सिरप, राइस सिरप या इन्वर्ट शुगर की भारी मिलावट है। असली शहद सिर्फ किसान भाई से मिल सकता है। और जो मधुमक्खी पालक भाई है जो ये चाहता है कि वो अपने उत्पाद को खुद बेचे, तो सबसे पहले सुपर चैम्बर लगाकर मधुमक्खी पालन करे, उससे गुणवत्ता का शहद निकाले। जब मक्खियाँ छत्ते को पूरी कैपिंग कर दें तभी उस शहद को निकालें, और वो शहद ना तो सड़ेगा और ना उसके अंदर पोषक तत्वों की कभी कमी होगी। उसको सीधा बोतल में भर के आप मार्केट में बेचिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे
मीठे के तौर पर हम पहला विकल्प चीनी को रखते हैं, जबकि चीनी को देखा जाए तो चीनी के अंदर सिर्फ एक ही तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको शुगर बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। जबकि शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो पाए जाते हैं, साथ में इसके अंदर जो है 18 तरह के एसिड पाए जाते हैं, 12 तरह के मिनरल पाए जाते हैं, 18 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं और 26 प्रकार के बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो इसमें पोषक तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और शहद में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है पोषक तत्व आपको तभी मिलेंगे जब आप शहद मार्केट से किसी बड़ी ब्रांड से ना खरीद के मधुमक्खी पालक से खरीदें, किसान भाई से खरीदें। और मार्केट सभी के लिए खुली है। मधुमक्खी पालक भाई जो भी शहद को बेचना चाहते हैं, गुणवत्ता का शहद निकालिए और उसको बेचिए। और जो गलत धारणा बनी हुई है कि मधुमक्खी पालक जो है चीनी मिला देता है या चीनी की चाशनी है, तो मैं जैसे खुद मेरा ही उदाहरण देता हूँ। मैं सुपर चैम्बर से मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। मधुमक्खी की एक कॉलोनी करीब औसतन साल में 45 से 50 किलो शहद खुद कंज्यूम करती है और उसमें 80 से 100 किलो मतलब 1 क्विंटल तक की वो पैदावार देती है। और बी पोलन की जैसे बात करें तो बी पोलन जिसमें प्रोटीन करीब 40% के आसपास पाया जाता है, मधुमक्खी की एक कॉलोनी 50 किलो के आसपास से बी पोलन को वो कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व इतने ज़्यादा हैं, बायोफ्लेवोनॉइड इतने ज़्यादा हैं कि उसके बच्चे जो खाते हैं मधुमक्खी के, वो पहली खुराक में ही काम करना शुरू कर देते हैं जी। तो बी पोलन और शहद को हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और शारीरिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफ़ी स्वास्थ्यपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। जो आम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अगर शहद को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शारीरिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। और जो काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, उसमें भी एक समाधान के रूप में आप शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मधुमक्खी पालक भाई हैं या फिर जो किसान भाई मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं, न केवल वो शहद उत्पादन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि इसमें कई सारे प्रारूप हैं, जैसे कि पोलन इसमें आप कर सकते हैं, वैक्स है, मधुमक्खी का वेनम है और साथ ही साथ रॉयल जेली की अगर बात करें तो इसका भी उत्पादन करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन का एक जरिया आपके कई ऐसे विकल्प बनाता है जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। डॉक्टर सचिन सुरेश जी, विनय फोगाट जी, डॉक्टर कुमार नाग जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने मधुमक्खी पालन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे किसानों तक पहुंचाई। उम्मीद करेंगे हमारे दर्शक, हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। और जो हमारे नेशनल बी बोर्ड का लक्ष्य है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियों को डेवलप किया जाए, स्थापित किया जाए, उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को, मधुमक्खी पालक भाइयों को फायदा होगा, लाभ मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर सरकार की चलाई जा रही योजनाओं से लाभ लेंगे और एक अच्छे मधुमक्खी पालक के रूप में अपने आप को स्थापित कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विचारों, नए विषय और नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई जानकारी हमें पहुंचाना चाहते हैं या कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी को नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vichar-08@gmail.com। इसके अलावा कोई जानकारी आपसे छूट गई है या इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने किसानों के साथ बैठकर आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।